Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम अपने एनालॉग के सीरीज में बीजेटी एम्पलीफायर स्टार्ट कर चुके थे और उसका एनालिसिस पढ़ रहे थे। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि उसका एग्जैक्ट एनालिसिस कैसे होगा, एच पैरामीटर के थ्रू उसका एग्जैक्ट एनालिसिस कैसे होगा। हमने चारों पैरामीटर निकाले थे, वोल्टेज गेन निकाला था, करंट गेन निकाला था, इनपुट रेजिस्टेंस निकाला था और आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने की मेथड पड़ी थी कि आउटपुट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो आज हमें पढ़ना है उसका अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। देखो, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस हम पढ़ते क्यों है, बेसिकली जो आपके क्वेश्चन आते हैं, मैं गेट में भी क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट का मतलब है हमें एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं करना होता है। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस होता है बाय यूजिंग कॉमन इमीटर एच पैरामीटर मॉडल। और कंडीशन क्या होती है, जो एच आर ई की वैल्यू है वो हम ले लेंगे अप्रोक्सीमेटली जीरो। आप लोगों ने देखी होगी, मैंने आपको एक टेबल दी थी, एच आर ई की वैल्यू, एच ओ ई की वैल्यू, इन सब की वैल्यू दी हुई थी। तो एच आर ई क्या होता है, बहुत बहुत कम होता है। एच आर ई और एच ओ ई क्या होता है, बहुत बहुत कम होते हैं। तो एच आर ई अप्रोक्सीमेटली जीरो और एच ओ ई अप्रोक्सीमेटली जीरो। और अगली कंडीशन है एच ओ ई इंटू आर एल डैश लेस देन इक्वल टू 0.1। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, पिछले लेक्चर में हमने ए आई निकाला था, वो कुछ ऐसा आया था, एच एफ ई। अगर हम कॉमन यूटर की बात करें तो वो कुछ आएगा एच ओ ई इंटू आर एल डैश, एच ओ ई इंटू आर एल डैश। तो देखो, अगर आप नीचे वाले टर्म को देखो तो क्या लिखा हुआ, 1 प्लस एच ओ ई इंटू आर एल डैश। अगर एच ओ ई इंटू आर एल डैश लेस देन होगा 0.1, 0.1 ही क्यों लिया है, इससे कुछ और भी तो ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप नीचे देखो 1 प्लस एच ओ इंटू आर एल डैश, और मैथमेटिकल मैथ ये कहते हैं कि अगर दो टर्म आपके ऐड हो रहे हैं और एक टर्म अगर 10 टाइम्स बहुत कम है, अगर 10 टाइम्स बहुत कम है, तो इस वाले टर्म को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ, एच ओ इंटू आर एल डैश को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ 1 के रिस्पेक्ट में। तो 1 का 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स अगर आप डिवाइड करोगे, कम कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि एच ओ इंटू आर एल डैश लेस देन इक्वल टू 0.1। ये चीज कई जगह मिल जाएगी आपको लिखी हुई, बट स्टूडेंट को पता नहीं होती है कि ये चीज आई क्यों है, 0.1 ही क्यों लिया गया है। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के लिए बेसिकली हम लेते हैं एच ओ इंटू आर एल डैश लेस देन इक्वल टू 0.1। अगर ऐसा नहीं है, फिर से सुनेंगे, अगर ऐसा नहीं है, एच ओ इंटू आर एल डैश लेस देन इक्वल टू 0.1 नहीं है, तब हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप गेट के एग्जाम के लिए बेफिक्र हो जाइए। गेट के एग्जाम में आपको जो भी आपको पैरामीटर मिलेंगे, एक तो एच आर ई और एच ओ ई के पैरामीटर बहुत कम मिलते हैं। गेट के एग्जाम में एच पैरामीटर से एक दो बार ही क्वेश्चन आए हुए हैं, बट अगर हम एच पैरामीटर नहीं पढ़ेंगे तो हमें पाई पैरामीटर और टी पैरामीटर समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली इन्हीं के फॉर्मूले से रिलेट करने वाले आगे जाके पाई पैरामीटर और टी पैरामीटर के फॉर्मूले, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस हम किससे कर रहे हैं, कॉमन इमीटर एच पैरामीटर मॉडल से कर रहे हैं, क्योंकि आपको मेनली आपको कॉमन इमीटर पैरामीटर दिए जाते हैं। तो मैंने क्या क्या बोला है, एच ओ ई और एच आर ई जीरो है। अगर एच आर ई जीरो होगा तो देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एच आर ई जीरो होगा तो वोल्टेज सोर्स जीरो, वोल्टेज सोर्स जीरो का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। अगर एच ओ ई जीरो है तो 1/एच ओ ई क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज ओपन हो जाएगी। तो अप्रोक्सीमेट एच पैरामीटर मॉडल कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा कि जिसमें सिर्फ एच आई ई होगा और यहाँ पर एच एफ ई इंटू आई भी होगा। You will get this type of linear इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बीजेटी। अगर आप बीजेटी को इसके मॉडल से रिप्लेस करना चाहते हो तो यू हैव टू रिप्लेस बीजेटी बाय दिस मॉडल। इसमें क्या क्या है, एच आई ई है और एच एफ ई इंटू आई भी है, बस इतना है। अब जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये हमेशा बेस रहेगा, हमेशा ये बेस रहेगा, ये हमेशा मीटर रहेगा और ये हमेशा कलेक्टर रहेगा। क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कॉमन इमीटर से कर रहे हैं, इसलिए इनपुट नोड हमेशा बेस होगा, आउटपुट नोड हमेशा कलेक्टर होगा, कॉमन नोड क्या होगा, इमीटर होगा। तो हम पहला एनालिसिस करने वाले हैं आज की क्लास में, हम एनालिसिस करने वाले हैं कॉमन इमीटर विथ बाईपास कैपेसिटर, विथ बाईपास कैपेसिटर। तो जल्दी से कॉमन इमीटर विथ बाईपास कैपेसिटर बना देता हूं, देखेंगे जरा। और ये चीज हमने पहले भी बनाई हुई है, कॉमन इमीटर विद बाईपास कैपेसिटर।
ये BCC है, यहाँ RC होगा, ये RE होगा। हमने पिछले लेक्चर में ही बनाया था ये चीज़। तो ये R1, ये R2। जिसने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले वो वाला लेक्चर देख ले। यहाँ पे आपका होगा CB, ये होगा आपका BS और RS। यहाँ पे आउटपुट लेंगे अपन CC, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस होगा RL, यहाँ पे शंट कैपेसिटेंस होगा CHS। मैं जस्ट रिवीजन के लिए इसको बना रहा हूँ। यहाँ पे होगा बाईपास कैपेसिटर CE। बस ये होता है अपना RC कपल्ड कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ है। अब देखो, जब हम इसका एनालिसिस करना होता है तो जितने लार्ज कैपेसिटर होते हैं उनको हम शॉर्ट कर देते हैं, जितने स्मॉल कैपेसिटर होते हैं उनको हम ओपन कर देते हैं। लार्ज कौन कौन से हैं? CB, CC और CE, इनको हम शॉर्ट कर देंगे और CHS को हम ओपन कर देंगे, और जो DC लगी है उसको हम ग्राउंड कर देंगे। तो देखेंगे होगा क्या, ये BCC ग्राउंड हो जाएगा, इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे और इसको ओपन कर देंगे। ध्यान से देखेंगे, ये शॉर्ट हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया और ये ओपन हो गया। अगर ये शॉर्ट हो गया तो RE डेड हो जाएगा, RE खत्म हो गया। मैं RE को डायरेक्टली ग्राउंड कर सकता हूँ, मैं RE को डायरेक्टली ग्राउंड कर देता हूँ। देखते जाएंगे ध्यान से, जस्ट रिवीजन के लिए मैं बना रहा हूँ इसको। RCRL कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं। अब तो RCRL को मैं पैरेलल लगा देता हूँ, RC और RL को मैं पैरेलल लगा देता हूँ। इसको बोलता हूँ मैं RL डैश, RC पैरेलल RL इक्वल टू RL डैश। R1 R2 भी आपके पैरेलल में दिखेंगे, R1 R2 पैरेलल में दिखेंगे। मैं इनको पैरेलल में बना देता हूँ, R1 पैरेलल R2। इसको बोल दे रहा हूँ, बोल दूंगा मैं RB। बस ये है आपका BJT। इस BJT को क्या करना है, आपको इस मॉडल से रिप्लेस कर देना है, इस मॉडल से, इस मॉडल से रिप्लेस कर दो। देखो अब मैं रिप्लेस करता हूँ, तो इस मॉडल को मैं अलग पेन से बनाऊंगा। इस मॉडल को बनाता हूँ मैं रेड पेन से सिर्फ, जिसमें HIE होगा, यहाँ पे HFE इंटू IB होगा। यही आया मॉडल। ये बेस है, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है, ये HIE है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अब देखो, अब हमें कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन कैसे करेंगे? इमीटर डायरेक्टली ग्राउंड है, तो इमीटर को मैं डायरेक्टली ग्राउंड कर देता हूँ। ये मैंने इमीटर को डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया। अब देखेंगे, बेस से लेके ग्राउंड के बीच में सबसे पहले RB लगा हुआ है, मैं RB लगा देता हूँ, RB लगा देता हूँ। फिर बेस से लेके ग्राउंड के बीच में RS को लेकर एक BS लगा हुआ है, RS, तो ये BS लगा दिया मैंने, ये ग्राउंड। अब देखेंगे आउटपुट साइड में कलेक्टर से लेके ग्राउंड के बीच में एक RL डैश लगा हुआ है, तो RL डैश लगा दो। ये हो जाएगी लोड करंट IL और ये हो जाएगा आउटपुट V0। बन गया सर्किट। अब अगर आपको नेटवर्क एनालिसिस आता है, KCL KVL लगाना आता है, तो आप चारों पे कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हो, आप कुछ भी निकाल सकते हो। आपका इनपुट क्या था? इनपुट ये था, बेस से लेके ग्राउंड के बीच BI। ठीक है, तो देखो मैंने आपको वहां पे इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस, इंटरनल आउटपुट रेजिस्टेंस, इंटरनल वोल्टेज गेन, एक्सटर्नल वोल्टेज गेन, जिसको हमने बोला था नेट वोल्टेज गेन, सब कुछ निकलवाया था, आपको मेथड बताई थी। तो देखो रेजिस्टेंस आपको देखना कैसे होते हैं। अगर आप रेजिस्टेंस यहाँ से देख रहे हो, ये चीज हो जाएगी RI, और अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये चीज होगी आपकी RI डैश। आपको ध्यान रखना है, ये चीज क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी RI डैश। ठीक, अब हम क्या क्या निकालने वाले हैं? सबसे पहले हम निकालेंगे करंट गेन, जैसे हमने वहां पे निकाले थे पैरामीटर। बस आप ये सर्किट बना लीजिए सबसे पहले तो अपनी कॉपी में, क्योंकि अब मैं नीचे जाऊंगा तो आपको सर्किट नहीं दिखेगा। तो ये वाला सर्किट आप ड्रॉ कर लीजिए। इसी से मैं करंट गेन निकालूंगा, वोल्टेज गेन निकालूंगा, इनपुट रेजिस्टेंस निकालूंगा और आउटपुट रेजिस्टेंस निकालूंगा। करंट गेन क्या होगा? करंट गेन AI इक्वल टू होता है IL अपॉन II। II लिख लो या फिर IB लिख लो, यहाँ पे तो क्या होगी, ये चीज IB होगी। ठीक है, अब देखो मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। अगर मैं बोलूं IL की वैल्यू कितनी होगी, तो भैया IL की वैल्यू तो यहाँ से डायरेक्टली माइनस के HFE इंटू IB हो जाएगी। आपने जो कॉपी में बनाया होगा सर्किट उसमें आप ऑब्जर्व करिए, IL की वैल्यू हो जाएगी माइनस का HFE इंटू IB। तो EI कितना हो जाएगा? EI हो जाएगा माइनस का HFE इंटू IB और डिवाइड बाई IB इक्वल टू माइनस का HFE। तो पहला फॉर्मूला निकल के आ गया। और ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कॉमन इमीटर विद बाईपास कैपेसिटर का
करंट गेन कितना होता है, तो हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए माइनस एच एफ ई के बराबर होता है, माइनस एच एफ ई के बराबर हो जाएगा। अब दूसरा है इनपुट रेजिस्टेंस। अगर पूछे इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, इनपुट रेजिस्टेंस, तो आर आई इक्वल टू क्या होता है, बी आई अपॉन आई आई। अगर आप इनपुट साइड में केवीएल लगाओगे तो क्या लिखोगे, माइनस का बी आई प्लस का एच आई इंटू आई बी इक्वल टू 0। आई आई बेसिकली क्या है, आई बी के बराबर है। तो अगर आप यहां से बी आई अपॉन आई बी निकालोगे, यही आर आई है, कितना हो जाएगा एच आई ई। तो दूसरा अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, दूसरा आ गया कि इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन इमीटर विद बाईपास कैपेसिटर कितना होता है, एच आई ई के बराबर होता है। बट क्या यही आंसर होगा, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। अगर उसने पूछा इनपुट रेजिस्टेंस निकालो, तो मैंने आपको बताया था आपको नेट इनपुट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। नेट इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, और नेट इनपुट रेजिस्टेंस होता है आर आई पैरेलल में आर एक्स। आर एक्स मतलब इनपुट साइड में बाइसिंग रेजिस्टेंस कितना है, अगर आप देख रहे हो बाइसिंग रेजिस्टेंस है आर बी के बराबर है। तो आप क्या करोगे, नेट इनपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपका आंसर सिर्फ अगर आप आर आई निकाल के आ जाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेट इनपुट रेजिस्टेंस होता है आर आई पैरेलल आर एक्स, और आर आई और आर एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आर बी, और आर बी कितना था, आर वन पैरेलल आर टू। तो बेसिकली अगर उसने पूछा इनपुट रेजिस्टेंस निकालो, तो आपका आंसर होगा आर आई पैरेलल आर वन पैरेलल आर टू। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे गलत होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ एच आई ई लिख के आ जाओगे तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। वो तो इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस है, जो आपका बीजेटी है वो इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस है, बट आपने कुछ बाइसिंग रेजिस्टेंस भी लगाए हैं, उसका इफेक्ट भी इनपुट रेजिस्टेंस पर आएगा। बाइसिंग रेजिस्टेंस का इफेक्ट इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों पर आता है। इसलिए जो नेट इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, आर आई पैरेलल आर वन पैरेलल आर टू। यही वजह होती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे लोडिंग इफेक्ट। तो यही चीज होती है कि आपको लोडिंग इफेक्ट आती है। तो अभी मैं बताऊंगा आगे लोडिंग इफेक्ट क्या होते हैं। नेट इनपुट रेजिस्टेंस आपको ध्यान रखना है, आर आई नहीं होगा, क्या होगा, आर आई डैश होगा। अगला हमें निकालना है वोल्टेज गेन। अब देखो वोल्टेज गेन हम कैसे निकालेंगे। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन हम कैसे निकालेंगे। वोल्टेज गेन ए बी इक्वल टू कितना होता है, ए बी इक्वल टू होता है बी नॉट अपॉन बी आई। अभी हम बी नॉट अपॉन बी आई निकालें, ना कि यहाँ पर बी नॉट अपॉन बी एस निकाल रहे हैं, ध्यान रखना है। बी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, आई एल इंटू आर एल डैश डिवाइड बाई बी आई। और आई एल की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी, आई एल की वैल्यू लिखी थी माइनस का एच एफ ई इंटू आई बी इंटू आर एल डैश। और बी आई की वैल्यू कितनी है, अगर आप यहाँ से देखो बी आई की वैल्यू आई एच आई ई इंटू आई बी। तो बेसिकली ये वैल्यू आ गई माइनस का एच एफ ई इंटू आर एल डैश अपॉन एच आई। और अगर आपको ध्यान हो कल के लेक्चर में भी हमने यही बताया था, करंट गेन इंटू लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। यही चीज तो लिखी हुई है यहाँ पे, करंट गेन इंटू लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, यही चीज तो लिखी हुई है। तो यही हो जाएगा वोल्टेज गेन। बट अगर उसने वोल्टेज गेन पूछा इस सर्किट में, तो ए बी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा ए बी एस। आपको नेट वोल्टेज गेन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, नेट वोल्टेज गेन निकालना होगा। नेट वोल्टेज गेन क्या होता है, ए बी एस। ए बी एस इक्वल टू मैंने कल निकलवाया था ए बी इंटू आर आई डैश अपॉन आर आई डैश प्लस आर एस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप अगर आंसर सिर्फ ए बी निकाल के आ जाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दिस इज आर आई डैश है, दिस इज आर आई डैश। आपको एबीएस निकालना हो, एबीएस इक्वल टू क्या है, बी नॉट अपॉन बी एस। जो आपका नेट इनपुट है ना, बेसिकली नेट इनपुट अगर आप देखो तो बी एस है। ये बी आई तो क्या है, दिस इज द इंटरनल इनपुट, इंटरनल इनपुट ऑफ बीजेटी। बट सर्किट का नेट इनपुट क्या है, वो तो बी एस है। तो आपको बी नॉट अपॉन बी एस निकालना है, नेट वोल्टेज गेन निकालना पड़ेगा, वही आपका आंसर होगा। अगर आपने सिर्फ ए बी निकाल दिया, ए बी निकाल के आंसर लिख दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और इस बार तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन भी आने हैं एमएसक्यू, उसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है बेसिकली। अगला पैरामीटर है आउटपुट रेजिस्टेंस। ध्यान देंगे आउटपुट रेजिस्टेंस। अगर आपका नेटवर्क एनालिसिस अच्छा है, नेटवर्क में आप केसीएल केवीएल लगा पाते हो, तो आप कोई भी पैरामीटर निकाल लोगे। तो अगर आपको नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो मेरी नेटवर्क की भी सीरीज चल रही है, उस लेक्चर को देखिए,
और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा। आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट इक्वल टू होता है, क्या हो जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस हमें निकालना कैसे होता है, आपको मैंने मेथड बताई थी आउटपुट रेजिस्टेंस निकालनी। जैसे हम थेवेनिन निकालते थे, कैसे कि लोड को हम हटा देंगे और लोड को हटाने के बाद हम देखेंगे वहां से वोल्टेज भी लगाएंगे और करंट आई, और जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनको हमें डीएक्टिवेट करना होता है, मतलब बीएस को मैं डीएक्टिवेट करूंगा। ध्यान देंगे जब भी हम रेजिस्टेंस देखते हैं ना, जब हम यहां से रेजिस्टेंस देख रहे हैं, अब मैं यहाँ पे दोनों चीजें बता रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से देखना है आर नॉट। जब मैं आर नॉट देख रहा हूं तो आप यहां से देखो जरा, यहां से कोई आपको इंडिपेंडेंट सोर्स दिख रहा है क्या? यस, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको डीएक्टिवेट करना ही पड़ेगा। ये आपकी मेथड ही होती है रेजिस्टेंस निकालने की, थेवेनिन निकालने की। बट जब आप यहां से रेजिस्टेंस देख रहे थे तब आपको कोई इंडिपेंडेंट सोर्स दिखा क्या? नहीं। जब आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो आपको कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं दिखा। तो देखो इनपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने हमने ऐसी कोई मेथड नहीं लगाई। बट जब हम आउटपुट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हमें एक सोर्स दिखता है बी एच, जिसको हमें डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये चीज दिमाग में बैठा लो आप अच्छे से कि आप रेजिस्टेंस कहाँ खड़े होकर देख रहे हो, किस पॉइंट से देख रहे हो, किस नोड से देख रहे हो और किस डायरेक्शन में देख रहे हो। हाँ, अगर कोई पूछे कि इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, तो आपको ये बीएस को डीएक्टिवेट करना ही पड़ता अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आपको रेजिस्टेंस देखना कैसे है। तो देखो मैंने बीएस को सॉर्ट कर दिया। बीएस को सॉर्ट करने के बाद अगर आप देखो, देखो मैं फिर से जाता हूं ऊपर, ये आर एस और ये आरबी, ये दोनों पैरेलल में दिखेंगे। मैं दोनों को पैरेलल कर देता हूँ सीधे। ये सर्किट अपन ने पिछली क्लास में ही बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर एस डैश। आर एस डैश इक्वल टू होता है आर एस पैरेलल आर एक्स। यहाँ पे क्या लगेगा, ये आर एस डैश लग गया। अब क्या बचा है, अब बचा है अपना यहाँ पे एच आई ई। मैं यहाँ पे एच आई ई लगा देता हूँ। यहाँ पे आए, ये आई बी था, यहाँ पे बी आई था, ये एच आई ई था, ये एच एफ ई इंटू आई बी था, और यहाँ पे हमने हटा के एक वोल्टेज लगाया बी और करंट आई। तो आर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगी, बी अपॉन आई की वैल्यू ही हो जाएगी आर नॉट के बराबर। देखेंगे जरा बी अपॉन आई कितना होगा, तो आई की वैल्यू तो भैया हमें डायरेक्टली पता है एच एफ इंटू आई बी है। अगर आप देखो तो यही करंट तो फ्लो हो रही है, ये आई आई, यही करंट तो यहाँ पर है, करंट सोर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बी अपॉन एच एफ ई इंटू आई बी। अब आई बी की वैल्यू कितनी होगी, आप इनपुट साइड में केवीएल लगा दो तो कितना हो जाएगा, आर एस डैश इंटू आई बी प्लस एच आई ई इंटू आई बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। जब आई बी की वैल्यू आ गई जीरो तो आउटपुट रेजिस्टेंस इनफिनाइट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि कॉमन इमीटर विद बाईपास कैपेसिटर का आउटपुट रेजिस्टेंस इनफिनाइट होता है, इनफिनाइट होता है अगर हम एच ओ ई को निगलेक्ट कर देते हैं। अब मैं आपके लिए असाइनमेंट देता हूं कि अगर एच ओ ई निगलेक्ट नहीं करूंगा तब आर नॉट कितना आएगा। आपको कैलकुलेट करना है कि इफ एच ओ ई इज कंसीडर्ड, आपको पता है एच ओ ई कहाँ कहाँ के बीच लगता है, एच ओ ई लगता है 1 एच ओ ई लगता है किसी बीच, कलेक्टर और इमीटर के बीच में लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एच ओ ई कंसिडर होगा तो आपके सर्किट में क्या अंतर आएगा। आप मुझे आंसर जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आंसर बताएं कि एच ओ ई कंसिडर करने पर आउटपुट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। बट क्या ये आंसर होगा आपका, ये तो आपको निकालना है होमवर्क में, आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। बट क्या आउटपुट रेजिस्टेंस इन्फिनाइट ये आपका आंसर होगा, नहीं। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको नेट आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि अगर आप सिर्फ आर नॉट निकाल के आ जाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको निकालना क्या होता है, आर नॉट डैश, और आर नॉट डैश इक्वल टू होता है आर नॉट पैरेलल आर वाई। आर नॉट पैरेलल आर वाई, इन्फिनाइट पैरेलल आर वाई की वैल्यू कितनी थी, आर सी, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर सी के बराबर हो जाएगा। अगर आप देखो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे आउटपुट रेजिस्टेंस पूछा जाता है सर्किट का, आर नॉट इक्वल टू इन्फिनाइट क्या है, दिस इज द इंटरनल आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द बीजेटी।
या फिर बोलते हैं इंटरनल आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। बट हमने बाइसिंग भी लगा रखी है, बाइसिंग लगाने की वजह से आउटपुट रेजिस्टेंस पे अंतर आएगा। उस बाइसिंग का क्या इफेक्ट होगा, आर नॉट डैश नेट आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर नॉट पैरेलल आर वाई होगा, जिसका आंसर कितना आएगा, आर सी के बराबर आएगा। आई होप आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही होंगी कि आप गलती कहाँ पे कर जाओगे। तो हमने आज सॉल्व कर लिया है कॉमन इमीटर विथ बाईपास कैपेसिटर, जिसमें करंट गेन कितना आया, माइनस एच एफ ही आया। वोल्टेज गेन कितना आया, माइनस एच एफ इंटू आर एल डैश अपॉन एच आई ई आया। इनपुट रेजिस्टेंस कितना आया, इनपुट रेजिस्टेंस आया एच आई ई, बट वो इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस, अगर हम बोलें कि नेट इनपुट रेजिस्टेंस कितना आएगा तो वो होगा एच आई ई पैरेलल आर एक्स के बराबर। इंटरनल आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है, वो है इनफाइनाइट। अगर मैं बोलूँ नेट आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा तो वो होगा आर नॉट पैरेलल आर वाई के बराबर। अगर मैं बोलूँ नेट वोल्टेज गेन कितना होगा तो वो होगा ए बी इंटू आर आई डैश अपॉन आर आई डैश प्लस आर एस। आर आई डैश आपको पता है क्या है, आर आई पैरेलल आर एक्स के बराबर है। तो बहुत ही इजी होता है बीजेटी एम्पलीफायर का एनालिसिस, किसी भी एम्पलीफायर का एनालिसिस बहुत इजी होता है। तो देखो, या तो आप एनालिसिस कर लो, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, कैसा भी क्वेश्चन आता है, तो आप अगर एनालिसिस भी कर लोगे तो भी आपके आंसर आ जाएंगे। बट एनालिसिस में क्या होता है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। एम्पलीफायर के क्वेश्चन में अगर आप एनालिसिस करने बैठोगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, आप अगर उसका एनालिसिस करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और आपके क्वेश्चन छूटने के चांस बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एनालिसिस के साथ साथ आपको इनके फॉर्मूले भी याद करने हैं, चारों पैरामीटर याद कर लेने हैं। इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, वोल्टेज गेन कितना होगा, करंट गेन कितना होगा। और देखो, चारों आपके कन्फिगरेशन होंगे जिसको मैं अलग अलग कराऊंगा। अभी मैंने कराया कॉमन इमीटर विद बाईपास कैपेसिटर। अब नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा कॉमन इमीटर विदाउट बाईपास कैपेसिटर। वहां पे आपको पता लगेगा कि बाईपास कैपेसिटर हटाने पर आपके एनालिसिस में, आपके इनपुट रेजिस्टेंस में, आपके वोल्टेज गेन में क्या क्या इफेक्ट आया, क्या क्या अंतर आया। तो आप क्या करो कि सबकी एक टेबल बना लेना, चारों कॉन्फ़िगरेशन की एक टेबल बना लेना। चार कॉन्फ़िगरेशन, चार पैरामीटर, टोटल 16 फॉर्मूले हो जाएंगे। अगर आप ये टेबल आप याद कर लोगे तो आपका बीजेटी एम्पलीफायर का एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है, बहुत सिंपल हो जाएगा। आपके क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे, आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे 10 सेकंड में सॉल्व। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे सकूँ। थैंक यू।